Start. Good afternoon, everybody. In this lecture series on Technology Day, today we will be talking of basics of launch vehicle technology. कि जो हमारे रॉकेट होते हैं, लॉन्च व्हीकल होते हैं, वो लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे लॉन्च किया जाता है। लॉन्चर और हमारे हम जो रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं, विमान उड़ता है, इसमें क्या फर्क है। इसमें भी हम क्या करते हैं कि एक पेलोड को है, एक हमारी जो टारगेट चीज है उसको ऊपर ले जा सकते हैं, वहां छोड़ देते हैं, वहां उसको वो सैटेलाइट बन जाता है या स्पेसक्राफ्ट बन जाता है जो दूसरे ग्रह तक भी जा सकता है, और हम विमान में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है। विमान में आप देखो कि कितने सारे लोग, विमान का जितना वेट है उसका उससे जो उसमें जो लोग बैठे हुए हैं उनका वेट भी विमान के वेट के परसेंटेज से खूब ज्यादा बड़ा परसेंटेज होता है। लेकिन रॉकेट में ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि एक रॉकेट है जिसका वजन, जो हमारे जो भारत के रॉकेट है उनकी बात करें तो 400 टन से 600 टन का वजन होता है। और 600 टन का हमारा जो 600 टन का हमारा जो GSLV मार्क 2 और GSLV मार्क 3 है, जो GSLV मार्क 3 है उसमें भी हम जो सैटेलाइट ले सकते हैं उसका ले जा सकते हैं, उसका वजन तो सिर्फ 4 टन होता है। तो इतना कम वजन हम क्यों ले जा सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है और ऐसा कौन सी रिक्वायरमेंट है कि जिससे हमारा जो पेलोड है वो टोटल परसेंटेज ऑफ द वेट दैट इज कैरिड फ्रॉम द ग्राउंड इज वेरी स्मॉल अमाउंट। तो हम उसकी आज बात करेंगे। तो देखो हमें करना क्या है। हमें करना क्या है कि एक सैटेलाइट को हमें एक ऑर्बिट में इंजेक्ट करना है। सिंपलेस्ट थिंग है कि एक सैटेलाइट है, हमें किसी ऑर्बिट में डालना है। अगर सैटेलाइट को सपोज कि हमें सैटेलाइट को सिर्फ ऐसी ही ऑर्बिट में डालना है कि सैटेलाइट की ऑर्बिट है, अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, उससे डबल 2E, उतनी ही ऑर्बिट में हमें सैटेलाइट को छोड़ना है। उतनी ही ऑर्बिट में छोड़ना है तो भी हमें कितना 5.59 किलोमीटर हमें वेलोसिटी देनी चाहिए। और उसे टोटल वेलोसिटी अगर देखें हमें 7.91 से थोड़ी कम देनी चाहिए। अभी मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह से ये बताता हूं कि देखो हमें एक सैटेलाइट ऐसी ये ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करना है, लियो जो लिखा है उस ऑर्बिट में, तो हमें उस सैटेलाइट को ये टेंजेंशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है। अभी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी देते हैं और किस पॉइंट से देते हैं। सपोज कि मैं यहाँ से अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर दूर मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ सैटेलाइट को, मीन्स हम जो सैटेलाइट को रॉकेट है वो यहाँ इंजेक्ट कर रहा है 200-300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, जो भी जहां से इंजेक्ट कर रहे हैं वहां सिर्फ इंजेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो सैटेलाइट उस ऑर्बिट में रहेगा। वहां आपको ये एक टेंजेंशियल वेलोसिटी देनी है, और कितनी टेंजेंशियल वेलोसिटी देते हैं उसके मुताबिक उसकी ऑर्बिट बनती है। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी है एग्जैक्टली कि वो सर्कुलर ऑर्बिट बने तो सर्कुलर ऑर्बिट बनेगी। आप उससे ज्यादा टेंजेंशियल वेलोसिटी दोगे और वो आपको कैलकुलेट करना है कितनी, तो एक ऐसी ऑर्बिट बनेगी जो इंटरमीडिएट ऑर्बिट होगी। और अगर हमें जीओ ऑर्बिट जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाना है तो हमें और ज्यादा वेलोसिटी देनी होगी। जितनी ज्यादा इंजेक्शन वेलोसिटी देते हैं उतनी इलिप्टिकल ऑर्बिट बनती है। और इलिप्स तो क्या है, अगर इलिप्स को हम एक्सेंट्रिसिटी 0 कर दे तो वो सर्कल हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमें एक्सेंट्रिसिटी बतानी है, जिसी पॉइंट से हम इंजेक्ट करते हैं, 200 किलोमीटर है 400 किलोमीटर उस ऊंचाई तक रॉकेट जाएगा, फिर उसको इंजेक्ट करेगा तब वेलोसिटी देगा। तो कितनी वेलोसिटी देते हैं हम तो उतनी उसकी एक्सेंट्रिसिटी बढ़ती जाती है। एक्सेंट्रिसिटी बढ़ती जाती है इसका मतलब कि वो उसका जो फारदेस्ट पॉइंट है एपोजी वो दूर ही दूर जाता जाएगा। तो ये that is the technique by which a satellite is launched in a given orbit, and that is how you decide the orbit. And then you can decide, you have to give little extra velocity to change the plane. So that plane change की अभी हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑर्बिट के शेप की बात करेंगे। और ऑर्बिट का शेप कैसे चेंज होता है इंजेक्शन वेलोसिटी से, वो यहाँ आप देखते हैं कि पूरा सैटेलाइट है उसको मैंने आपको कहा कि सिर्फ सैटेलाइट को हम छोड़ देंगे वहां तो वो सैटेलाइट नहीं बनेगा। वो 400 किलोमीटर है 500 किलोमीटर है नीचे आ जाएगा। उसको हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी देनी है, मींस उसमें काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको वहां काइनेटिक एनर्जी दिखाया। सपोज कि 1000 किलोमीटर की है तो 1000 किलोमीटर पर है तो उसकी वेलोसिटी सैटेलाइट की 6.7-6.5 होगी। अगर 100 किलोमीटर है तो करीब 7.5-8 किलोमीटर की वेलोसिटी हमें उसे देनी है। जो ब्लू लाइन है वो वेलोसिटी दिखाता है, और जो ये
ऑरेंज लाइन है वो काइनेटिक एनर्जी दिखाता है. वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी आर डायरेक्टली रिलेटेड. सो you may be saying it is, or on the left side what I am showing is the velocity, on right side what I am showing is kinetic energy, and they are nothing but, see, v is the velocity and kinetic energy is nothing but half mv square. लेकिन मैंने क्या किया कि ये एनर्जी लिखी है वो पर केजी के लिए लिखा है. सो इट इज हाफ वी स्क्वायर. आप देखोगे तो यहाँ 4 देखोगे तो अभी ये पॉइंट जहाँ आया ये, और उसका ये नीचे का एनर्जी का पॉइंट आया वो सिर्फ हाफ वी स्क्वायर जितना होगा. तो आपको पता है कि इतनी एनर्जी देनी है. अगर आपको एनर्जी में देखना है तो आप एनर्जी में देख सकते हो, अगर आपको वेलोसिटी में देखना है तो कितनी वेलोसिटी देनी है, दोनों देख सकते हैं. तो इतनी एनर्जी हमें रॉकेट के द्वारा उस सैटेलाइट को देनी है, और ये एनर्जी काफी, देखो वो मिलियन जूल्स में इतनी एनर्जी देनी पड़ती है. और इतनी एनर्जी देने के लिए हमें काफी फ्यूल, एक तो हमें एटमॉस्फेयर से यहाँ ऊपर तक ले जाना है और इतनी एनर्जी देनी है उसको. इतनी एनर्जी तो उसके सैटेलाइट में होगी, लेकिन वो ऊंचे ले जाने के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ानी है. तो मैंने दिखाया कि देखो पहले जो अगला स्लाइड था उसमें सिर्फ मैंने ये पॉइंट काइनेटिक एनर्जी दिखाई थी, लेकिन हम सिर्फ उसे काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रहे हैं, हम उनको सैटेलाइट को पृथ्वी की सरफेस से लॉन्च कर रहे हैं. वो सरफेस से हमें जितना ऊंचे जाते हैं उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है. तो देखो आप पोटेंशियल एनर्जी ये रही, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसको वहां रखना है. तो उतने सपोज कि हमें 200 किलोमीटर पर ऑर्बिट बनानी है तो हमें 7.6 किलोमीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी देनी है. लेकिन अगर हमें 36,000 किलोमीटर पर रखना है सैटेलाइट को, दैट इज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, तो वहां हमें सिर्फ 3-3.5 किलोमीटर देनी है. मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी तब कम होती है, लेकिन टोटल एनर्जी ज्यादा होती है. ये याद रखना है. जितनी हायर एनर्जी, जितनी हायर ऑर्बिट है, उस हायर ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट की आप काइनेटिक, क्योंकि कितनी स्पीड से वो घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी देखो सैटेलाइट की, और उससे आप हाफ mv स्क्वायर या हाफ v स्क्वायर करो, क्योंकि पर केजी एनर्जी. तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो आप देखते हैं कि घटती जाती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप जितना ऊंचे जा रहे हो तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है. तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, और इस तरह देखें तो टोटल एनर्जी बढ़ जाती है. इसका मतलब क्या होगा कि आपको अगर हायर ऑर्बिट में लॉन्च करना है तो ज्यादा एनर्जी सैटेलाइट, इवन इफ टू यू इट विल अपीयर, आपको ये दिखेगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी तो वहां कम है, लेकिन टोटल एनर्जी काफी ज्यादा है. और वो हमें जो उसको धक्का देना है, उसको टोटल एनर्जी देनी है, वो टोटल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ये मैंने यहाँ बताया कि सपोज कि हमें एक सैटेलाइट को इंजेक्ट करना है डिफरेंट ऑर्बिट में. ये नीचे ये जो लाइन्स है, ये लाइन है वो दिखाता है कि हमने उसको 200 किलोमीटर पर इंजेक्ट किया. ये लाइन हमें दिखाता है कि उसने हमें 400 किलोमीटर, मीन्स पेरिजी, वो जहां इंजेक्ट करेंगे वो पेरिजी बन जाएगा, पॉइंट नियरेस्ट पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी. इलिप्टिकल ऐसे भी है कि इलिप्टिकल में अगर इलेक्ट्रिसिटी 0 कर दे तो वो सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगी. ये है वो इंजेक्शन, हमने उसको 600 किलोमीटर पर इंजेक्ट किया और ये 800 किलोमीटर पर इंजेक्ट किया. आप देखो कि अगर हमें 200 किलोमीटर पर इंजेक्ट किया है तो हमें करीब 7 पॉइंट, ये देखो 5, 6 और 7 किलोमीटर पर सेकंड जितनी इंजेक्शन वेलोसिटी देनी पड़ेगी, 7 पॉइंट. लेकिन अगर वही सैटेलाइट, अगर हमें ऐसा करना है कि उसकी अपोजिट 36,000 किलो, ये पॉइंट 36,000 किलोमीटर दिखाता है अर्थ की सरफेस से, तो हमें उसे करीब 10 से भी ज्यादा, 10.5, 10.25 किलोमीटर पर सेकंड जितनी, मीन्स हमें अगर उसको ऐसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में भेजना है कि जहां उसके फारदेस्ट पॉइंट 36,000 किलोमीटर हो, तो हमें उसे काफी ज्यादा इंजेक्शन वेलोसिटी देनी पड़ती है. यहाँ जो 7.5, 7.6 था वो 10.25 तक हो जाता है. इतनी वेलोसिटी मीन्स हमें इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है. तो अगर हमें, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट लॉन्च करने, उसमें जो ऑर्बिट हमें टोटल एनर्जी देनी पड़ती है उससे काफी ज्यादा, अगर उसका फारदेस्ट पॉइंट जो हमें है वो काफी दूर है, सपोज 36,000 किलोमीटर पर है, तो हमें काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है. अभी ये एनर्जी कैसे एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी देने का प्रिंसिपल तो बहुत सिंपल है. आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखा है, उसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है हमें कि F इज इक्वल टू m इंटू ए को मैंने dv/dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज ऑफ वेलोसिटी. लेकिन इसी इक्वेशन को अगर हम चेंज मीन्स हमको क्या करना है कि उसको धक्का डिफरेंट वेलोसिटी से, सैटेलाइट तो आगे जाएगा लेकिन वो उसका मोमेंटम ट्रांसफर करना है, क्योंकि आगे कैसा जाएगा, वी हैव टू गिव सम मोमेंटम.
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एक्सेलरेशन, तो हमें उसको कुछ मोमेंटम देना है। तो हम मोमेंटम कैसे देंगे, वो भी हम न्यूटन के सेकंड लॉ से देख सकते हैं। हम क्या देख सकते हैं, उसी लॉ को मैं ऐसे कि सपोज की वेलोसिटी कांस्टेंट है मेरी, मैं क्या करता हूँ कि सैटेलाइट जो हमारा लॉन्चर है उसके पीछे से कांस्टेंट वेलोसिटी से गैस इजेक्ट करता हूँ, और वो जो गैस का इजेक्शन रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, कितना मास पर सेकंड, कितना मास है, तो मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ dm/dt/v। v हमें ये बताता है, ये है रॉकेट कैसे आगे बढ़ता है, ये उसका जो एग्जॉस्ट गैस है, ये एग्जॉस्ट गैस कैसे धक्का देता है, ये एग्जॉस्ट गैस धक्का देता है, और ये हमें बताता है कि वो धक्के से एक्शन एंड रिएक्शन, तो एक्शन, ये एक्शन है और ये रिएक्शन है, जो रिएक्शन से हमारा सैटेलाइट आगे बढ़ता है, जो हमारा रॉकेट है वो सैटेलाइट को लेकर आगे बढ़ता है। अभी यही रिएक्शन प्रिंसिपल वर्षों पहले जो ये आपने देखा होगा कि ग्रीक जो इन्वेंटर था, हीरो, उसने दिखाया था, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप इसमें वाटर भर दो, इसको नीचे से ऐसे गर्म करो, वाटर यहाँ से जेट निकलने लगेगा और ये गोल गोल ऐसे घूमने लगेगा, तो ये गोल गोल घूमता है। ये आपको देखा है कि जो जेट बार जाती है वो सेम, इट इज वेरी सिमिलर टू, ये हमको प्रिंसिपल बताता है रॉकेट का, जेट बार निकलती है, वो एक्शन है और रिएक्शन से ये गोला घूमता है। ऐसा ही हम देख सकते हैं। तो आप देखो बलून में, आप एक रबर बलून है उसमें हवा भर दो, रबर बलून को फिर नीचे से थोड़ी देर पकड़ के छोड़ दो वर्टिकली, तो वो हवा नीचे आएगी और बलून ऊपर जाएगा। क्यों होता है कि हवा निकलती है, वो उसको पुश करती है, तो एक्शन एंड रिएक्शन। सो प्रिंसिपल वाइज इफ यू सी, इट इज वेरी सिंपल, रॉकेट वर्क्स ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन। अभी ये रॉकेट का शुरुआत कैसी हुई, तो 17th सेंचुरी में अगर देखें, 100 BC to 700 बिफोर क्राइस्ट, दैट इज 100 years बिफोर आवर ईस्वीसन स्टार्टेड। सो इससे करके 17th सेंचुरी तक काफी ऐसे रॉकेट बनाने के प्रयत्न किए गए, लेकिन वो रॉकेट बनाने के प्रयत्न के साथ यू आर जस्ट ट्राइंग, दीज आर एक्सपेरिमेंट, यू हैव नॉट अंडरस्टूड द टेक्नोलॉजी एंड द कंसेप्ट बिहाइंड हाउ इट वर्क्स। तो ये चाइनीज लोगों ने था, वो फायर एरोस बनाए थे। वो क्या कहा, उन्होंने क्या कहा था, क्या किया था कि ऐसे आप एक बड़ा सा सिलेंडर ले लो, वो सिलेंडर में ठोस ईंधन भर दो, जो हम दिवाली के टाइम पर पटाखे फोड़ते हैं, ऐसे भर दो, और उसका बैक पोर्शन खुला रखो, छोटा सा नोजल बना दिया है उन्होंने, और इसको आप एक एरो के साथ बांध दो, और जैसे भी आप उसको स्टार्ट कर देंगे, लाइक वी डू इन दिवाली, फटाका स्टार्ट कर दोगे तो एरो को लेकर वो जाएगा, और आप अगर पॉइंटेड करेक्टली किया है, उसमें थोड़ा करेक्शन रखते हैं, ये है ना करेक्शन मैकेनिज्म है, वेंट्स है, सो दैट इट डजंट डेविएट टू मच फ्रॉम इट्स पाथ, तो वो सीधा जाकर आपने जहां एम किया है। तो उन्होंने ऐसे काफी गन पाउडर भर के उसको फायर एरो कहते हैं, तो ये काफी ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए। कुछ लोगों ने तो क्या किया, कुर्सी पर बैठ गए, कुर्सी पर बैठकर नीचे ऐसे पटाखे जैसा, और सोचा कि हम हेवन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सब उन्हें पता नहीं था कि इससे हम बहुत ऊंचे तक जा नहीं सकते हैं। बट दे वर डूइंग एक्सपेरिमेंट, सम ऑफ देम वर फॉर फन, सम ऑफ देम दे थॉट रियली समथिंग बिग दे कैन अचीव, बट ऑल ऑफ देम mostly they resulted finally in favor, some of them got hurt also, but finally एक और कंसेप्ट आया था, जूल वर्न करके उसकी एक नोवेल है, उसने क्या सोचा कि ये फटाके के बदले हम ऐसा करें। फटाके में क्या होता है, आप देखो, थोड़ा गन और फटाके में थोड़ा फर्क होता है। फटाके में क्या होता है कि जब वो ऊपर जाता है तब भी फटाके का जो गन पाउडर है वो जलता रहता है थोड़ी देर, मीन्स इट इज कंटिन्यूअसली पुशिंग। लेकिन गन में तो क्या है कि आपने एक बार बड़ा इंपल्स दे दिया, means at a given time when it leaves the gun, at that time you have given velocity, afterwards it is a projectile, it doesn't have any force of itself, there is no action reaction taking place, you have given it a big push। तो क्या ऐसी गन की, ऐसी स्पेस गन बना सकते हैं हम क्या? ऐसी कोई वायबल है गन कि एक गन बना दे, वो गन के जरिए हम एक सैटेलाइट लॉन्च कर दे? लेकिन आप इसके 2-3 प्रॉब्लम है, वो उन्होंने पहले सोचा होगा तब, लेकिन उन्हें क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं थे तो ये रियलाइज नहीं था ये गन है, उससे शायद अभी ऐसा लग रहा है कि शायद कोई सैटेलाइट लॉन्च करने का एक्सेप्ट हम लो अर्थ ऑर्बिट में कर सके। अभी तक सक्सेस हुआ नहीं है ये, क्योंकि इट इज नॉट, इसके प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। क्योंकि आप इसमें क्या होता है कि जब आप लॉन्च करते हो तब काफी वेलोसिटी है,
और फिर क्या कि वो वेलोसिटी तो धीरे 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 फ्रिक्शन की वजह से वो डिस्ट्रॉय कम होती जाती रहेगी। तो आपको जहां पहुंचना है वहां जितनी वेलोसिटी चाहिए उतनी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि आप एटमॉस्फेयर में से जा रहे हो। देखो पहले जब आप नीचे से लॉन्च करोगे तो एटमॉस्फेयर में से एटमॉस्फेयर में जा रहे हो और आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो वो एटमॉस्फेयर में इतना सारा फ्रिक्शन आएगा कि वो चीज बहुत गर्म हो जाएगी एंड इट मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो एक तो ये सर्वाइवल का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा, जितनी आपकी वेलोसिटी ज्यादा है एटमॉस्फेयर में जितनी वेलोसिटी के स्क्वायर जितना फ्रिक्शन आता है, तो आपका लॉस ऑफ पावर भी काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन का कोई कोएफिशिएंट है, वो कोएफिशिएंट सपोज की कांस्टेंट रहता है, तो भी डेंसिटी and the friction that you are experiencing is density into multiplied by the square of the velocity। तो डेंसिटी भी नीचे बहुत ज्यादा है और वेलोसिटी भी आपने काफी ज्यादा दे दी है, तो टोटल फ्रिक्शन है वो बहुत बढ़ जाएगा, और इतना फ्रिक्शन बढ़ जाता है कि वो फ्रिक्शन से काफी वेलोसिटी डिसिपेट हो जाती है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको अगर अर्थ के ग्रेविटी से बाहर, मींस व्हाट यू आर सेइंग इज दैट यू आर गोइंग, ऑफ कोर्स ग्रेविटी तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो कंटीन्यूअस रहता है, बट एस्केप वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं जो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, इतनी वेलोसिटी जब वहां पहुंचे, इतनी वेलोसिटी हम दे नहीं सकते हैं ग्राउंड से। एंड आफ्टर गिविंग दैट वेलोसिटी शुड नॉट बी डिसिपेटेड, दैट एनर्जी शुड रिमेन विथ इट एंड दैट शुड बी, इट शुड नॉट हीट अप। ये सब अभी मुमकिन लगता नहीं है। तो स्पेस गन फॉर लॉन्चिंग आउट एस्केप वेलोसिटी तक लॉन्च करने के लिए तो मुमकिन नहीं है। अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद हम ट्राई करें तो ऐसा हो सके कि हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में शायद ये कर सके, बट देयर आर अदर मेथड्स व्हिच आर मच मोर एफिशिएंट एंड दोज आर द मेथड्स व्हिच आर यूज्ड एज ऑन टुडे। अभी ये सब प्रिंसिपल किसने ढूंढे, किसने ये सोचा कि ऐसे कितना रॉकेट में फ्यूल भरना है, उसमें जो फ्यूल बाहर निकलता है तो उसकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, इतनी वेलोसिटी है तो हम उसको कितने वेट को कहां तक ले जाएंगे, उसमें कितना फ्यूल चाहिए, ये सब ढूंढने के जो प्रिंसिपल थे वो 1898 में रशिया का एक स्कूल टीचर था। देखो स्कूल टीचर कॉन्स्टेंटिन ज़ाल्कोवस्की, और उसने आइडिया ये बताया, उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया, नहीं जस्ट ऐसे कह दिया, कैलकुलेशन करके बताया कि अगर हमें स्पेस ट्रैवल करना है तो क्या करना चाहिए, क्या पॉसिबल है। तो और उन्होंने काफी इक्वेशन दिए, हम इक्वेशन नहीं देखेंगे लेकिन हम कुछ उसमें से देखेंगे, सीखेंगे। और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि अगर हमें रॉकेट पावरफुल और एफिशिएंट रॉकेट बनाने हैं तो हमें सिर्फ सॉलिड रॉकेट बनाएंगे उससे नहीं चलेगा, हमें अगर ग्रेटर रेंज अचीव करनी है तो लिक्विड रॉकेट भी जिसका फ्यूल लिक्विड है ऐसे भी बनाने पड़ेंगे। और उन्होंने ऐसे बताया कि स्पीड एंड रेंज ऑफ द रॉकेट, कितनी स्पीड से रॉकेट जाएगा और कितनी स्पीड हम बढ़ा सकेंगे और कहां तक ले जाएंगे, वो दो ही चीजों से लिमिटेड है। उसमें एक चीज है मास रेशियो, मास रेशियो इसमें नहीं लिखा है अभी। मास रेशियो मीन टोटल कितना मास है और कितना मास हमें जो जिस ऑर्बिट तक पहुंचाना है वो कितना मास पहुंचाना है, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय द फाइनल मास, उसको मास रेशियो कहते हैं। मास रेशियो एंड द एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड और सॉलिड कितना है, बस इन दोनों चीजों पर कितना हम सैटेलाइट कहाँ लॉन्च कर सकेंगे, किस ऑर्बिट में लॉन्च कर सकेंगे, ये दोनों के ऊपर सिर्फ डिपेंड करता है। और उसने ये दैट इज व्हाई फॉर गिविंग द कंसेप्ट, गिविंग द सॉलिड मैथमेटिकल बैकग्राउंड, that is why Tsiolkovsky has been called the father of modern astronautics। अभी उनका जो इक्वेशन है, इक्वेशन ये रहा, हम इक्वेशन नहीं देखेंगे लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। देखो कि हमें अभी हमने देखा था अभी पहली 2 स्लाइड मैंने क्यों बताई थी उसको अभी पता चलेगा कि हमें अगर किसी ऑर्बिट में भेजना है तो हमें कुछ वेलोसिटी देनी पड़ती है, वी हैव टू गिव सम वेलोसिटी। अभी सपोज कि हमने देखा था कि अगर लो अर्थ ऑर्बिट में अगर भेजना है हमें तो उसको 8 किलोमीटर पर सेकंड जितनी, तो ये 8000 मीटर पर सेकंड है। और देखो उसकी एग्जॉस्ट वेलोसिटी अभी मैंने यहाँ बताई है, ये जो ब्लू लाइन है ऊपर वाली, उसकी 5000 मीटर पर सेकंड है। तो हमारा रेशियो होगा 5। रेशियो क्या है, टोटल मींस ओनली 20% ऑफ द टोटल वेट विल रीच दैट ऑर्बिट। जितना भी आपने टोटल वेट, लेकिन 5000 मीटर पर सेकंड वाला अभी तक कोई निकला नहीं है गैस कि जो हमें इतनी वेलोसिटी दे सके। नॉर्मली अर्लियर टाइम as you must have seen, it is about 3000, that is ये line 3000 meter per second or 3 kilometer per second, maximum maybe up to 4000. These are the two lines
and slightly above that, this is where most of the time we are operating between these two lines. अभी देखो कि अगर हमें यहाँ उसको 8 किलोमीटर की वेलोसिटी देनी है तो वो रेशियो है, अगर ये 3000 मीटर पर सेकंड 3 किलोमीटर पर सेकंड एग्जॉस्ट वेलोसिटी है तो रेशियो 15 है. रेशियो 15 है मीन्स only that much percentage of weight you will be able to 1/15 total weight means 6-7% weight. 6-7% weight आपने जितना weight लॉन्च किया उसका 6-7% weight सिर्फ आपका सैटेलाइट प्लस, नॉट ओनली सैटेलाइट, इट इज नॉट ओनली सैटेलाइट, सैटेलाइट प्लस जो हमारा रॉकेट है उसके खाली डिब्बे है, क्योंकि टैंक है, इंजन है, वो तो सब रहते हैं, वो चले नहीं जाते हैं, सिर्फ ईंधन चला जाता है. तो सब मिलाकर 6-7% होता है. तो सैटेलाइट का वेट आप देखोगे तो 3-4% होगा. मीन्स हमने जितना रॉकेट लॉन्च किया, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि हम 400 टन 500 टन रॉकेट का जब लॉन्च करते हैं और वेलोसिटी से सब उसको हमें ऑर्बिट में पहुंचाते हैं तो 4-5 टन पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इतनी हमें वेलोसिटी देनी है, इतनी एनर्जी स्पेंड करनी है. तो ये इक्वेशन से, ये उन्होंने, मैंने इक्वेशन को ग्राफ में बता दिया है ताकि आप अपने आप देख सकते हो कि अगर मेरी एग्जॉस्ट वेलोसिटी इतनी है तो मैं टोटल मास मेरा कितना होना चाहिए, और फाइनली उसमें से कितना मास वो जो यूज हो गया वो मास तो वो क्या है, सिर्फ हमारा ईंधन ही है, तो इतना ईंधन भरना है. ऑफ कोर्स एक इसमें है कि ये उसने ये मान के किया है, उसने और भी किया है. मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है कि आपका सिंगल स्टेज रॉकेट है, मींस आप रॉकेट ऐसा नहीं बना रहे हो कि जितना एक स्टेज पूरा हो गया तो उसे नीचे गिरा दो, फिर वो दूसरा स्टेज चालू हो जाएगा, उसको भी थोड़ा, तो क्या थोड़ा वेट बढ़ जाएगा, इट मे इंक्रीज बाय 15-20%. तो आप ऐसे स्टेजिंग करके 15-20% वेट बढ़ा सकते हो, 20%. बट ये दिस इज विदाउट स्टेजिंग, सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट ऐसा रॉकेट है. तो आप इसका कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हो. आप देख सकते हो कि अगर हमें रॉकेट करना है तो हमें कितना मास, क्या क्या वेलोसिटी देनी है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी हमारा, और इसके लिए कौन सा ईंधन चाहिए, क्योंकि हर ईंधन की एग्जॉस्ट वेलोसिटी, अगर आपने करेक्टली इंजन बनाया, एफिशिएंट जितना हो सकता है मैक्सिमम बनाया है, तो एग्जॉस्ट वेलोसिटी फिक्स हो जाती है. तो इतनी एग्जॉस्ट वेलोसिटी है हमें, तो हम इतना मास रेशियो हमें चाहिए और इतना वेट और इतना मास हम उस जो हमें ऑर्बिट चाहिए उस ऑर्बिट तक हम पहुंचा सकेंगे. और उस ऑर्बिट के लिए क्या इंजेक्शन वेलोसिटी देनी है, ये दो ये कर्व और पहले जो मैंने दो कर्व बनाया कि उसमें से आप देख सकते हो कितनी इंजेक्शन वेलोसिटी देनी है गिवन ऑर्बिट के लिए, और वो इंजेक्शन वेलोसिटी के लिए हमें यहाँ पता चल सकता है कि कितना एग्जॉस्ट वेलोसिटी हमें अगर पता है तो कितना मास रेशियो हमें मिलेगा, कितना मास रेशियो ऐसा मिलेगा ताकि हम कितना वेट सैटेलाइट का ले जा सकते हैं. आप वेरी इजीली कैलकुलेट. ये मैंने दूसरी तरह जो मैंने बताया कि ये सिर्फ पेलोड नहीं है, पेलोड प्लस स्ट्रक्चर मास, ये इट इज स्लाइटली इजियर टू सी. सपोज मुझे 9 किलोमीटर की वेलोसिटी देनी है और VE 3000 है, तो मेरा पेलोड और स्ट्रक्चर मास सिर्फ 5% होगा. आप देख सकते हैं कितना कम है. सेम कर्व आई हैव प्लॉटेड डिफरेंटली सो दैट हियर यू कैन सी वेरी इजीली परसेंट, यू कैन सी इट इन टर्म्स ऑफ परसेंट. वहां आप मास रेशियो में देख सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली आप परसेंटेज में देख सकते हैं. तो ये 2-3 कर्व यूज करके आप देख सकते हैं कि आपका टोटल पेलोड प्लस स्ट्रक्चर का कितना परसेंटेज मास आप ले जा सकोगे. इतनी अगर मुझे वेलोसिटी देनी है, और वो वेलोसिटी कितनी देनी है वो आप पहले 2 स्लाइड है उसमें से देख सकते हो. अभी ये देखो, मैंने आपको बताया कि ये वेलोसिटी ये है जो एग्जॉस्ट है उसका ये मोमेंटम. एक्चुअली बेसिकली दिस इज नथिंग बट चेंज ऑफ मोमेंटम. क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम क्यों है, आपको मोमेंटम क्यों नहीं कहता, because mp is rate of change of mass which is going out. So this is dm by dt and this is constant velocity. So this is rate of change of momentum. ये acceleration यहाँ है, तो जितना momentum बाहर जाता है उतना momentum इसको यहाँ लगता है, तो इतना momentum से. So finally you see mr into vr is equal to mp into v, and this is rocket is moving in one direction, exhaust gases are coming out in other direction. This is how finally it works. Now, how do you achieve that? First, how do you achieve it? So you can do it by either solid motors or by liquid engine. अभी solid engine कैसा होता है? Finally, अगर मैं आपको बताऊं कि ये velocity देनी है, उसके लिए सिर्फ अगर आप ये nozzle नहीं रखोगे, ये this is called nozzle of the rocket. आपने हर रॉकेट में देखा होगा कि ये nozzle होती होगी. ये nozzle है ना, finally efficiency बढ़ाती है, मीन्स आपकी जो velocity है ये nozzle बढ़ाती है. अभी कैसे बढ़ाती है वो मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा कि आप ठोस में क्या करते हो. इसमें पूरा ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल जितना ये पूरा जो
सिलेंडर है, अभी यहाँ आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन ये अगर आपको 3 डायमेंशन देखोगे तो वो सिलेंडर है। ये सिलेंडर है, उसमें आपने पूरा सॉलिड ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल का मिक्सचर भर दिया है और इतना आपने स्पेस छोड़ दिया है बीच में। ये है ये फ्रंट ऑफ द फ्लेम, और यहाँ उसको आप यू फायर इट, और यू जो फ्लेम है उसको प्रज्वलित कर दो, तो ये ऐसे धीरे 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 इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, और यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ से धुआं, उसका जो गैस है वो बन जाएगा और गैस यहाँ से निकलेगा। अभी गैस यहाँ जब गैस पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी जितनी हो जाती है अपने आप। दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। उसकी नोजल के जो नेक है, वो नेक या थ्रोट कहते हैं, थ्रोट पर एग्जैक्ट साउंड की जो वेलोसिटी होनी चाहिए उस प्रेशर पर और उस टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि गैस में तो क्या होगा, आप इसको जलाएंगे तो गैस हो जाएगा, गैस में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आपने देखा है गैस लॉस देखेंगे तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना उसका, क्योंकि आपने उसको कंटेन कर दिया है, उसी का उसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया है, तो फाइनली होगा क्या, प्रेशर बढ़ता जाएगा। यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, उससे प्रेशर है उसको धक्का देगा, तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो करीब साउंड की वेलोसिटी वहां होनी चाहिए। और बाद में ये शेप नोजल का आप ऐसे बनाते हैं कि वो वेलोसिटी काफी बढ़ती जाती है, और जो फाइनली यहाँ एग्जॉस्ट वेलोसिटी आ जाती है, और प्रेशर भी वेलोसिटी बढ़ती है, प्रेशर कम होता था, तो वेलोसिटी फाइनल एग्जिट वेलोसिटी इज पीई एंड जो एग्जिट प्रेशर है पीई। तो आपको धक्का कितना लगेगा, तो जो वीई है, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ मास, कितना मास पर सेकंड, कितना मास बाहर आ रहा है, इनटू वीई फाइनल। यहाँ जो आप जहां से, इफ यू आर इन अ लोअर एटमॉस्फेयर, तो वहां एटमॉस्फेयर का कुछ प्रेशर होगा, दैट इज पीओ, आउटसाइड एटमॉस्फेयर, एंड पीई हमेशा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। एटमॉस्फेयर में जितना है, ऑफकोर्स आप ऊपर जाए तो वैक्यूम है तो आप वो पीई 0 कर सकते हो, लेकिन आप जब तक एटमॉस्फेयर में हो तब आपको पीई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम नहीं करना है, वरना ये स्टेबिलिटी उसकी रहेगी नहीं। तो टोटल इतना थ्रस्ट, और एई इज द एरिया ऑफ द नोजल का जो एग्जिट एरिया है, वो एरिया है, तो इतना धक्का आपको मिलेगा, और वो धक्का कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा जब तक ये मास इजेक्ट रह जाए। और ये धक्का मिलता है इसलिए, अगर आप लोग देखोगे तो ये जो इसकी वजह से, धक्का मिलने की वजह से, वो ज़ाल्कोवस्की का इक्वेशन है, उससे आप देखोगे कि इवन इफ द वेलोसिटी वीई इज लेस ओनली 3000, आप ये थोड़ा समझना है आपको, 3000 4000 किलोमीटर मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी है, लेकिन वो वेलोसिटी भी आपको काफी ज्यादा वेलोसिटी रॉकेट को दे सकती है। मैं आपको दिखाता हूं, आपको याद रहेगा ये, तो देखो, क्योंकि आप इस इक्वेशन को देखो, v कांस्टेंट है यहाँ, लेकिन ये रेशियो है, वो फाइनली टोटल डेल्टा v रॉकेट को कितना दिया वो डिसाइड करता है। दैट मींस even if your velocity of exhaust is less, you can have more velocity of rocket. That is the beauty of that was clearly established by Tsiolkovsky, and इस तरह से हमने देखा कि ये रॉकेट, ये सॉलिड रॉकेट है। अभी हम थोड़ा लिक्विड रॉकेट का देखेंगे। ये सब एक्सप्लेनेशन दिया है, मैंने जो बताया वही एक्सप्लेनेशन है, स्लाइटली इन मोर इलेबोरेट वे, आप बाद में ये शांति से देख सकते हो। अभी इसमें मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो शायद मेरा, I don't know, my lecture came already or it may come now, you may not have seen right now, but if this is the first lecture, you can see ये लिक्विड है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स, लिक्विड जो इंजन है, रॉकेट इंजन, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें आपको ऑक्सीडाइजर एक टैंक में भरना है, फ्यूल दूसरी टैंक में भरना है, और फाइनली आपको क्या करना है कि यहाँ काफी प्रेशर बढ़ाना है। अभी प्रेशर कैसे उस दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हो, बिकॉज मेनी ऑफ द लिक्विड इफ यू कंबाइन टुगेदर there may be a blast and you don't want that blast, और sometimes mixing ratio, आपको मिक्सिंग रेशियो भी चेंज करना है। देखो एक रॉकेट का टैंक फ्यूल का छोटा है, ऑक्सीडाइजर का, तो मिक्सिंग रेशियो से भी आप एफिशिएंसी, करेक्ट मिक्सिंग रेशियो है तो भी वो करेक्टली जलेगा और आपको देगा। तो इसके लिए वो 2 पंप रखते हैं यहाँ, ये वो उसमें पंप नहीं थे, आपने देखा था, यहाँ पंप रखते हैं, और पंप को आपको देखो, अगर ये ऐसा लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर पर ऑपरेट करता है, तो ये पंप है रूम टेम्परेचर पर ऑपरेट करेंगे एक साइड पे, लेकिन दूसरे साइड में यहाँ पंप काफी नजदीक, ये जहाँ आप इंजेक्ट करने वाले वो नेक में, थ्रस्ट चैम्बर में, कंबसन चैम्बर में, वहाँ उसका कंबसन टेम्परेचर 3000 to 4000 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो इतना टेम्परेचर है, तो ये पंप से प्रेशर बढ़ाते हैं, खूब प्रेशर करते हैं, क्योंकि जब भी आप प्रेशर करेंगे तब इंजेक्ट होगा, और उसका रेट ऑफ इंजेक्शन भी तभी बढ़ेगा जितना आप फास्ट इंजेक्ट करोगे, और फाइनली इट इज सेम, but this is much more complex, you have to operate, but then there is an advantage because इसमें वाल्व भी होते हैं,
या ये जो पंप्स है उसमें वाल्व भी होते हैं, तो आप पंप बंद कर सकते हो, वाल्व बंद सकते हो। तो आपको अगर लगा कि जितनी रॉकेट को वेलोसिटी हमें देनी है उतनी वेलोसिटी हमने दे दी है, तो आप उसको बंद कर सकते हो एंड गिव अ प्रिसाइज वेलोसिटी टू द सैटेलाइट। व्हाइल इन दैट केस ऑफ सॉलिड्स, अगर आपको प्रिसाइज वेलोसिटी देनी है तो आपको सिर्फ एग्जैक्ट कैलकुलेट करके उतना ही सॉलिड ईंधन भरना है, और वो सॉलिड ईंधन का जो धक्का है, जो उसकी एग्जॉस्ट वेलोसिटी है, वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। जो आपने डिसाइड, नॉट ओनली कांस्टेंट बट प्रिसाइजली जो कैलकुलेट की है उतनी होनी चाहिए। अदरवाइज जो ऑर्बिट में आप पहुंचोगे, फाइनल जो वेलोसिटी दोगे, फाइनल वेलोसिटी व्हिच यू आर गिविंग, व्हाट इज कॉल्ड इंजेक्शन वेलोसिटी, दैट इंजेक्शन वेलोसिटी हैव अ स्प्रेड, and depending on the spread of the injection velocity, your final orbit also will change. So you are not interested, इतना चेंज हो गया तो फिर आपको सैटेलाइट का जो फ्यूल है वो यूज करके फिर से उसकी ऑर्बिट को करेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमारा रॉकेट बहुत अच्छा है और उसमें ये लिक्विड ईंधन भी भरा हुआ है तो आप एग्जैक्ट वेलोसिटी दे सकते हो, एंड देन यू डोंट हैव टू यूज द फ्यूल ऑफ सैटेलाइट फॉर दैट। अभी मैंने आपको बताया सॉलिड रॉकेट है, सॉलिड प्रोपल्शन होता है, लिक्विड प्रोपल्शन होता है, हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड में क्या होता है कि सॉलिड और जो ईंधन है वो सॉलिड है, लेकिन जो ऑक्सीडाइजर है वो लिक्विड है, या उल्टा भी हो सकता है, बट मोस्टली जो आपका सॉलिड है वो ईंधन होता है और जो ऑक्सीडाइजर है वो लिक्विड होता है। लेकिन दूसरा एक न्यूक्लियर प्रोपल्शन एंड आयन प्रोपल्शन। न्यूक्लियर प्रोपल्शन हैज नॉट बीन यूज्ड in commercial satellites so far. Some experiments have been done. This is much better, much more capable, लेकिन रिस्क भी इतना ही है क्योंकि फाइनली यू आर सेंडिंग ए न्यूक्लियर फर्नेस, वो हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जो आप ऊपर भेज रहे हो, और कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो। लेकिन ये आयन प्रोपल्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ, आयन प्रोपल्शन इज वेरी वेरी एफिशिएंट, क्योंकि एग्जॉस्ट वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट 10 to 20 टाइम्स बेटर। बट उसका एक लिमिटेशन है जो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं। आप देखो, ये जो हमारा सॉलिड इंजन है उसकी जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी, ये एग्जॉस्ट वेलोसिटी है, ये है स्पेसिफिक इंपल्स। क्योंकि आजकल वो क्या है, अभी आपको ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, हम वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड में कहते हैं हम, या दैट इज अवर मैट्रिक सिस्टम हम कहते हैं। लेकिन अमेरिका वाले हैं वो अभी भी एफपीएस वाली सिस्टम चलाते हैं, तो उन्होंने को एग्जॉस्ट वेलोसिटी वो कहेंगे तो उनको ये पता नहीं चलेगा कि 2.5 किलोमीटर है, वो उनको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा माइल्स पर सेकंड। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इसको, इस जो वेलोसिटी हो उसको जी से डिवाइड करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, दैट इज 9.81 से डिवाइड कर दो, और वो जो नंबर आएगा वो हमेशा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, और उसको उन्होंने सेकंड्स में कर दिया। तो ये दिस नंबर 260 इज नथिंग बट 2.2550, उसको जी से डिवाइड किया है तो ये 260 आ गया। तो अभी काफी लोग इस नंबर में बोलते हैं, काफी लोग इस नंबर में बोलते हैं। इस नंबर में बोलोगे तो बिकॉज कंट्री टू कंट्री यू मे हैव टू चेंज, फाइनली यू मे हैव टू कन्वर्ट टू माइल्स पर सेकंड। लेकिन अगर ये कहोगे तो आप अमेरिका में बोलो या यूरोप में बोलो, इंडिया में बोलो, वही नंबर बोलोगे। तो उन्होंने ऐसा एक कॉम्प्रोमाइज ढूंढा था, ऐसा काफी लोग कहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज इसलिए ढूंढा था। बट फाइनली स्पेसिफिक इंपल्स मीन्स, specific impulse is total thrust that you are generating per kg of fuel used, कितना जनरेट करते हो, total impulse, that is force into time, how much force you are generating and how much time that force is generated, that is, or if the force is varying, for उसका integral ले लो force and time का, and then divide by the total fuel used. Fuel means fuel and okay, they call it propellant, that is fuel plus oxidizer, the two together are called propellant. तो टोटल प्रोपेलेंट यूज बॉटम में रख दो और ऊपर रख दो थ्रस्ट इनटू टाइम फॉर व्हिच इज, एंड दैट यू देन यू गेट दिस इन सेकंड, एंड दैट इफ यू गेट द वेलोसिटी, आप अभी आपने देखा कि जो वेलोसिटी है, जो सॉलिड है उसकी वेलोसिटी 2.5 किलोमीटर है, लिक्विड इंजन है उसकी 3.3 किलोमीटर पर सेकंड है, सेमी क्रायोजेनिक है। आप देखो वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी, दैट मींस एफिशिएंसी इज इंप्रूविंग। नाउ आप देखो क्रायोजेनिक की 4.4 किलोमीटर मींस ऑल सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से cryogenic liquids. Cryogenic means those liquids which are operating at very low temperatures, that is you are talking of say minus 170 degree centigrade, minus 180 degree centigrade, और अगर केल्विन में कहें तो 20 केल्विन to 80 केल्विन, इस टेम्परेचर में जो लिक्विड होते हैं, जो otherwise they become gases, and those when you
pump them through these pumps, very cool. So एक साइड में -170 -180 केल्विन, -170 -180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। दूसरी साइड में ऐसे पंप को आपको कैसे ऑपरेट करना है, दूसरे साइड के पंप में 3000 to 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो पंप भी बनाना काफी मुश्किल है। तो ये क्रायोजेनिक था, वो काफी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊंगा हमारा क्या, हमने कैसे स्लोली डेवलप किया, हम कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से क्रायोजेनिक तक डेवलप किया। और आयन थ्रस्टर, तो उसमें आयन थ्रस्टर मैंने कहा कि उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ एफिशिएंसी की बात नहीं है। सपोज मैं आपको एक सिंपल, ऑफ कोर्स इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, मैं कहूँ कि मैं एक काइनेटिक होंडा ले जा रहा हूँ, काइनेटिक टू व्हीलर ले जा रहा हूँ, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, माइलेज का काफी अच्छा देगा, लेकिन इट कैन नॉट कैरी वेरी हैवी लोड। हमें तो ग्राउंड से काफी हैवी लोड ले जाना है, तो उसके लिए थ्रस्ट चाहिए। धक्का कितना देता है, ओके, तो थ्रस्ट कितना देता है, तो थ्रस्ट आप देखते हो तो ये आयन थ्रस्टर है, उसका थ्रस्ट कितना होता है, 1 न्यूटन 2 न्यूटन, मीन्स आप न्यूटन अगर किलोग्राम में करें तो 1/10 ऑफ ए किलोग्राम, या एट द मोस्ट यू कैन गिव 1 किलोग्राम जितना धक्का दे सकते हो। लेकिन अगर आपका 600 टन का रॉकेट है, तो अगर जमीन से उसको उठाना है तो आपको 600 टन का धक्का देना है, 1 किलोग्राम का धक्का से वो चलेगा नहीं। बहुत एफिशिएंटली दे रहे हो, 1 किलो, बहुत कम फ्यूल यूज होगा, लेकिन ये आपको ऊपर नहीं ले जा सकता है। लेकिन एक बार ऊपर पहुंच गए, जब उसको उसकी सैटेलाइट का ओरिएंटेशन चेंज करना है, सैटेलाइट की ऑर्बिट, तब उसे आपको बहुत छोटा धक्का देना पड़ता है, तब ये फ्यूल, इसलिए वो सैटेलाइट में नॉर्मली ये फ्यूल यूज होते हैं, ताकि ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कहा जाता है, आयन प्रोपल्शन कहा जाता है, जिसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। तो आपकी सैटेलाइट की लाइफ, आपको जो फ्यूल, सैटेलाइट की लाइफ कैसे बढ़ती है, या तो आपका सैटेलाइट का पेलोड बढ़ सकता है, क्योंकि आपको सैटेलाइट में भी फ्यूल, क्योंकि वो सैटेलाइट जब 5 साल चलता है तो उसकी ऑर्बिट कुछ टेढ़ी मेढ़ी ऑर्बिट हो जाती है, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ छोटे छोटे डिस्टर्बेंस आते रहते हैं ऑर्बिट में भी, तो उसके लिए आपको वहां फ्यूल ले जाना पड़ता है। अगर वो फ्यूल बहुत एफिशिएंट है और धक्के बहुत छोटे छोटे देने हैं, तो अगर आयन प्रोपल्शन है तो आपको वो प्रोपेलेंट है वो बहुत कम ले जाना पड़ेगा, थोड़ा इलेक्ट्रिक पावर यूज होगा। इवन टोटल इलेक्ट्रिक पावर प्लस आयन प्रोपेलेंट आप देखें तो टोटल वेट, अगर आप सिर्फ केमिकल फ्यूल ले जाते हैं, उससे कम, काफी कम होगा, तो आप पेलोड ज्यादा ले जा सकते हो, या तो सैटेलाइट की लाइफ बढ़ा सकते हो। तो ये दिस आयन प्रोपल्शन और आयन थ्रस्टर्स आर मोस्टली यूज्ड इन सैटेलाइट। अभी मैं बताऊंगा ये रॉकेट, तो ये जो हमारा ज़ाल्कोवस्की था, रशियन साइंटिस्ट, उसने तो सिर्फ थियोरेटिकल प्रिंसिपल बताया था, उसने कोई रॉकेट नहीं बनाया, लेकिन उसने बहुत प्रिसाइजली, वो आइंस्टाइन की तरह था, लैब में बैठ वो अपनी एक कुर्सी पर बैठकर कैलकुलेशन करके वो डिसाइड करता है क्या करना है, वो ही डजंट गो टू लैब। तो उसने किया, और उसका जो पहला रॉकेट था लिक्विड को यूज करके, वो गोडार्ड, अमेरिका में गोडार्ड ने बनाया। ऑफ कोर्स वो रॉकेट आप देखोगे कि of course he just wanted to, so 1926 मार्च 16 को उसने ये रॉकेट लॉन्च किया। यहाँ देखो रॉकेट के नोजल और सब दिखते हैं, और यहाँ से उसने शुरू करके किया था, पूरा एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है, लेकिन मार्च 16 1926 को लॉन्च किया। उसका रॉकेट तो सिर्फ 12.5 मीटर ही ऊंचे गया, टोटल फ्लाइट 2.5 सेकंड चली, और वो 56 मीटर दूर जाकर फाइनली रॉकेट गिर गया। बट उसने एक एस्टैब्लिश किया कि ऐसा रॉकेट जो प्रिंसिपली हुआ है, और जो एक्सप्लेनेशन ये ज़ाल्कोवस्की ने दिया था, उसने ये गोडार्ड ने भी काफी कैलकुलेशन किए थे। He also did similar calculation. They were one calculation were being done in Russia. These calculations were being done in America. They were independently because they were in Cold War time. ये तो कोल्ड वॉर से भी आगे, लेकिन वो कभी एक दूसरे को, दिस इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम आप देख रहे हो, तो तभी भी काफी प्रॉब्लम थे। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि उन्होंने, अमेरिका में भी डेवलपमेंट हो रहे थे, यहाँ भी डेवलपमेंट हो रहे थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बनाया कि ऐसा रॉकेट जो कंसेप्चुअली बनाया गया है ऐसा बन सकता है। उन्होंने मोटर भी लगाई उसमें, जो भी प्रिंसिपल मैंने आपको आगे बताया। लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल रॉकेट रहा ये V2 रॉकेट है, और V2 रॉकेट की हिस्ट्री थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ये V2 रॉकेट है सेकंड वर्ल्ड वॉर में से थोड़े पहले जर्मन लोगों ने बनाया था। जर्मनी की एक सोसाइटी है फॉर स्पेस ट्रैवल है, जो V2 रॉकेट बनाना जिसने शुरू किया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। और ये जो रॉकेट बनाया, वो रॉकेट उसने देखो बिल्कुल अभी के जो नए रॉकेट है एग्जैक्टली द सेम रॉकेट। देखो ये अल्कोहल है, अल्कोहल और वाटर है,
दिस इज व्हाट यू कॉल फ्यूल, देन हियर यू हैव लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर। देखो अल्कोहल है रूम टेम्परेचर पर है, लिक्विड ऑक्सीजन है वो क्रायोजेनिक है, इसलिए इसको सेमी क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। लिक्विड जो फ्यूल है वो रूम टेम्परेचर पर है क्योंकि वो अल्कोहल है, और जो आपका ऑक्सीडाइजर है वो लिक्विड ऑक्सीजन है। तो और इसमें यहाँ पंप लगाए हुए हैं, और पूरा उन्होंने रॉकेट, और ये रॉकेट उन्होंने काफी रॉकेट बनाया, और ये दिस वाज द फर्स्ट रियल ऑपरेशनल रॉकेट। और उसकी जो बनाने वाली टीम थी उसमें एक ये ओबेरॉथ नॉट ओबेरॉथ था, और दूसरा ये वार्नर वॉन ब्राउन। आप नंबर याद रखो, वार्नर, उसका नाम याद रखो, वार्नर वॉन ब्राउन, उसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। और जो लिक्विड जो रॉकेट है, अभी आप देखो ये 300 किलोमीटर की उसकी रेंज थी, वो टोटल वॉरहेड मींस जो जिसको हम अभी सैटेलाइट कह सकते हैं, तब वो मिसाइल था, ये दिस वाज अ मिसाइल। तो 300,000 किलोग्राम का वो मिसाइल यार ले जा सकता है। वो ऑपरेशनल वो 90 किलोमीटर तक जा सकता है ऊपर। वो आपने देखा कि वो 12 पॉइंट, और मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड उन्होंने करके दिखाया, अगर इस वेट को थोड़ा ट्रिम करें तो 200 किलोमीटर की, मींस रियली दिस वाज कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। और हुआ यही, फाइनली क्या हुआ कि आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि 1957 के 2 अक्टूबर को 4 अक्टूबर को ये स्पुतनिक लॉन्च हो गया। ये रसिया में भी ये डेवलपमेंट हो ही रहे थे, तो उनका जो आपको स्पुतनिक 1 याद होगा, लेकिन जिस रॉकेट ने इसको लॉन्च किया, ये रॉकेट मैंने यहाँ बताया, इस रॉकेट ने लॉन्च किया था, दैट वाज द पावरफुल रॉकेट R7। वो R7 आप देखना, इट वाज ए 2 स्टेज रॉकेट। इसने भी आप देखो वही जो V2, क्योंकि फाइनली सभी रॉकेट जो बने हैं अभी, वेदर दे आर अमेरिकन रॉकेट और वेदर दे आर रशियन रॉकेट, हुआ क्या था कि जर्मनी की जब वॉर खत्म हो गई तो कुछ उनका जो रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी थी वो अमेरिकन ले गए, कुछ टेक्नोलॉजी और उनके ड्राइंग्स है रशियन ले गए। फाइनली वो इंप्रूव करते रहे, सो दैट द बेस और द मेन रॉकेट है वो V2 है जो जर्मनी ने बनाया था, उसके ऊपर बने। आप उसके बाद काफी डेवलपमेंट हो गए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी थी, जब तक मैं आपको बताऊं, अपोलो की टेक्नोलॉजी थी, अपोलो जो हमारे अपोलो में जो चंद्र पर लोग गए थे, उसके बाद की भी कुछ टेक्नोलॉजी थी, तब तक यही टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव होती रही थी। फाइनली स्पेस शटल आई, उसमें कुछ उन्होंने इम्प्रूव किए थे, वो हम बात करेंगे। लेकिन ये जो हमारा स्पुतनिक लॉन्च हुआ, वो स्पुतनिक लॉन्च R7 से हुआ। उसमें आप देखोगे तो जो ईंधन है वो केरोसिन था, और लिक्विड मींस इट वाज ए सेमी क्रायोजेनिक इंजन, दिस वाज ए सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट। तो इसी से स्पुतनिक लॉन्च किया गया था, और आपने स्पुतनिक के बारे में तो बहुत सुना है, तो मैं बहुत लंबा नहीं दूंगा। लेकिन अभी आपको मैं बताऊंगा, ये स्पेस शटल है, स्पेस शटल को आप सब ने देखा होगा, फाइनली वो कैसे ऊपर जाता है। तो देखो इसमें ये स्पेस शटल का जो मेन विमान जैसा पार्ट दिख रहा है, कि जो पार्ट ऊपर भी जाता है और नीचे भी आ जाता है, उसमें 3 मेन इंजन लगे हुए हैं। You can see 3 main engine, and they are using only cryogenic liquid, that is it is not semi cryogenic, liquid oxygen and liquid hydrogen। लेकिन उससे उनको सफिशिएंट धक्का नहीं मिलता है। ये पूरी टैंक है, उसमें उसने लिक्विड हाइड्रोजन भरा हुआ है, लिक्विड ऑक्सीजन भरा हुआ है, ऑक्सीजन की टैंक ये पूरी है। आपको ये कलर लगती है वो, और दोनों साइड में है वो सॉलिड बूस्टर है। अभी भी आपको थ्रस्ट ज्यादा चाहिए तो सॉलिड करना पड़ता था, अभी कुछ लोग है वो बिना सॉलिड भी कर रहे हैं। आपने फाल्कन का नाम सुना होगा, फाल्कन है, एरियन है, वो अभी सॉलिड धीरे धीरे निकाल रहे हैं, क्योंकि एफिशिएंसी, अगर आप धक्का दे सकते हैं तो आपको एफिशिएंसी हमेशा, अगर आपको सफिशिएंट धक्का थ्रस्ट मिल सकता है तो हमेशा एफिशिएंसी लिक्विड की ज्यादा रहेगी, बट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन लोग अभी वो कॉम्प्लेक्सिटी को दे आर ट्राइंग टू लर्न दोस कॉम्प्लेक्सिटीज, बट then efficiency is much better, so that you can carry either total more weight of the payload, or you can make your rocket lighter, so that total weight that rocket carries, useful weight that rocket carries per kg of the weight of the rocket is much more। तो ये solid rocket लगे हुए थे, solid rocket, उसमें ये solid rocket और engine साथ में start हो जाते हैं, और साथ में start होकर वो finally जब rocket ये solid engine है, वो जब जल जाते हैं तो उसको निकाल देते हैं, वो नीचे आ जाते हैं, और उनको रीयूज किया, उनका जो एम्प्टी सेल्स है उसमें फिर से ईंधन भर के रीयूज किया जाता है। ये पूरा जो 3 मेन इंजन वाला पार्ट है वो भी वापस आ जाता है ग्लाइडर की तरह नीचे। आप ऑफ कोर्स नाउ शटल ने टोटल 135 फ्लाइट किए, फाइनली 2011 में
उनको 2 शटल उनके जल गए। 1984 में उनका चैलेंजर शटल 1986 में चैलेंजर शटल जल गया और 2003 में कोलंबिया जल गया था। और बिकॉज ऑल दिस शटल्स वर सपोज टू कैरी ह्यूमन बीइंग्स, अगर ह्यूमन बीइंग्स करना है तो आपको उनमें कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि अगर आप सैटेलाइट डालते हो तो इवन इफ इट बिकम्स वैक्यूम, यू कैन मेक द सैटेलाइट एंड टेस्ट इट इन वैक्यूम एंड सी दैट इट वर्क्स इन सैटेलाइट। लेकिन लोग अगर इसमें, क्योंकि इसमें यहाँ आप देखोगे कि अवकाश यात्री जा रहे थे और एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, रशियन उसको कॉस्मोनॉट कहते हैं, तो ये एस्ट्रोनॉट जाते थे। तो एस्ट्रोनॉट जहाँ रहना है उनको कुछ दिन, 8 दिन 10 दिन रहना है, तो उनको उनके लिए आपको काफी प्रोविजन करने, तो ये शटल काफी एक्सपेंसिव हो रहा था। और उसके दो बार, और वो ओल्ड भी हो गए थे। उन्होंने शुरू किया तब से कितनी, ये कोलंबिया है उसने 28 फ्लाइट की थी, चैलेंजर ने आप देखो काफी फ्लाइट हो गई थी, तो दे वर गेटिंग एजेड। तो 130 फ्लाइट के बाद उन्होंने ये बंद कर दिया। अभी 2011 के बाद शटल नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शटल नहीं है, लेकिन हमारा स्पेस स्टेशन चल रहा है। आपको लगेगा शटल नहीं है तो और कौन सी चीज है, तो स्पेस स्टेशन पर लोगों को ले जाती है, लाती है। तो रसिया के पास एक जो आपने देखा R7 को वो इम्प्रूव करते गए, फाइनली उसमें से उन्होंने सोयूज रॉकेट बनाया, और वो सोयूज के भी काफी वर्जन आ गए। तो फाइनल जो अभी प्रेजेंट सोयूज के वर्जन है, वो प्रेजेंट सोयूज के वर्जन, उस सोयूज से 3 अवकाश यात्रियों को हम स्पेस स्टेशन तक ले जा सकते हैं और वापस लाते हैं। तो अभी सोयूज से अमेरिकन है, उनके पास भी कोई अपने अवकाश यात्रियों को स्पेस स्टेशन तक ले जाने के लिए कोई व्हीकल है नहीं। वो सोयूज में एक सीट रसिया से किराए पर लेते हैं, वो किराए पर ले जाते हैं और वापस लाते हैं। तो किराए पर ले जाना और वापस लाने के लिए रसिया है, अभी उन्हें करीब, अभी थोड़ा पुराना मेरे पास नंबर है, $70 मिलियन चार्ज करता है। और वो $70 मिलियन है, वो हमारे मार्स की टोटल कॉस्ट ही इतना है। तो इतना एक यात्री को ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे कुछ दिन के बाद, उसका इतना कॉस्ट हो जाता है। तो अभी इसके लिए अमेरिका के जो प्राइवेट एफर्ट है वो चल रहे हैं। फाल्कन रॉकेट, एलन मस्क का नाम सुना होगा, अभी उन्होंने तैयारी कर दी है कि ये मई महीने के एंड में वो फर्स्ट ऐसा रॉकेट लॉन्च करेंगे जिसमें कुछ लोग बैठे होंगे, और वो रॉकेट उन लोगों को ले जाएगा, अवकाश अमेरिकन अवकाश यात्रियों को स्पेस स्टेशन तक। तब वो जो उनका रसिया के ऊपर डिपेंडेंस है वो चला जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि हम जो रॉकेट लॉन्च करते हैं भारत, वो 2 तरह के, ऑल आवर रॉकेट्स और लॉन्च व्हीकल्स आर लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, दैट इज इन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। इट इज वेरी नियर टू बालाजी। सो अगर हमको सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में, आपको पता होगा जियोसिंक्रोनस मींस इट इज एन इक्वेटोरियल ऑर्बिट विच इज जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं उसको, जियोसिंक्रोनस भी कहते हैं। वो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। तो दैट इज 36,000 किलोमीटर or from the surface of the earth orbit. It is a circular orbit and it is in the same plane as that of the equator. तो ऐसी ऑर्बिट में अगर हम सैटेलाइट रख देते हैं तो सैटेलाइट, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, इट इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ एंगुलर वेलोसिटी। सो अर्थ के ऊपर से आप कांस्टेंट एक ही जगह पर दिखेगा। सो सच सैटेलाइट्स आर कॉल्ड जियोस्टेशनरी। और जियोसिंक्रोनस है, उसमें फर्क क्या है कि जियोसिंक्रोनस मे बी मेकिंग ए स्मॉल एंगल, नॉर्मली मेक्स ए स्मॉल एंगल विद द इक्वेटर। तो उसको क्योंकि उसका टाइम 24 आवर है, इसका भी टाइम 24 आवर है अर्थ के जितना, एक चक्कर काटने का। लेकिन वो आपको बिल्कुल स्टेशनरी नहीं दिखाई देगा, आकाश में एक छोटा सा फिगर ऑफ 8 बनाता रहेगा। वो सैटेलाइट भी किसी काम के लिए यूज करते हैं। तो जियोसिंक्रोनस और जियोस्टेशनरी, हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, जियोसिंक्रोनस जियोस्टेशनरी इंटरचेंजेबली यूज करेंगे हम फॉर द टाइम बीइंग। तो वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करना है तो हमें इस दिशा में लॉन्च करते हैं, हम ईस्ट में लॉन्च करते हैं, क्योंकि हमें ये ऑर्बिट है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती होगी। लेकिन हमें जो सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में, हमारे जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, वो 500 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर की ऑर्बिट में होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें इससे पिक्चर लेने हैं। अगर पिक्चर लेने हैं, हमें बहुत दूर जाकर पिक्चर लेंगे तो हमें हमारी जो जमीन है वो हमें बहुत छोटी दिखाई देगी, मीन्स हमारा रिजोल्यूशन खराब हो जाएगा। लेकिन हम 500 किलोमीटर से कम करेंगे तो सैटेलाइट की लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन होगा वहां। तो हमने ये डिसाइड किया कि 500 से 1000 किलोमीटर के ऊपर करेंगे तो वो बेस्ट कंप्रोमाइज है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए। और वो आपको पोलर सैटेलाइट बना, मींस वो पोल टू पोल मूव करेंगे। जो सैटेलाइट है वो पोल टू पोल मूव करता है, और जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। इसकी वजह से अर्थ का वो हर एक भाग कभी ना कभी वो सैटेलाइट के कैमरा के नीचे आ जाएगा, और आप अर्थ के हर एक कैमरा का
अर्थ के हर एक पार्ट का कैमरा से पिक्चर ले सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है। वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं और वो बहुत दूर होता है, तो आप अगर कोई पार्ट को करेक्ट कर भी सकते हो तो आपका रिजोल्यूशन इसमें जितना अच्छा हो सकता है। सपोज कि हमारा जो बेस्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो अभी हाफ ए मीटर का रिजोल्यूशन मीन फ्रॉम 500-600 किलोमीटर ऑर्बिट यू कैन सी ऑन द ग्राउंड ए थिंग विच इज हाफ ए मीटर मीन्स आप कार बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी फ्रॉम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, लेकिन वो इधर कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं या तो वेदर के लिए होते हैं, क्योंकि वेदर आपको बहुत बड़ा एक साइक्लोन देखना है, आपको और भी कुछ ऐसी चीजें देखनी है कि जिस 50-60 मीटर की चीजें देख सकते हो या 100 मीटर की चीज देख सकते हो, 1 किलोमीटर की चीज ऐसा जो देखना है कोर्स रिजोल्यूशन से देखना है वो आप बहुत आराम से, बड़ा शिप देखना है तो वैसा आप देख सकते हो। और ऐसे इंडिया ने भी काफी सैटेलाइट वेदर के लिए भी किए हैं और हमारे दूसरे जीआई सेट हम जो लॉन्च कर रहे हैं, जो हम मेरी टाइम मीन्स हम हमारी मूवमेंट देख सकते हैं, जनरल मूवमेंट, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। ये जो हमारे अर्थ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं वो 100 मिनट में एक चक्कर काटते हैं, लेकिन दूसरी बार जब 100 मिनट में उसी जगह पर आएंगे तो सपोज इक्वेटर पर आए लेकिन अर्थ घूम गई होगी तो वो उसकी रिपीटेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो हमें काफी ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ता है। लेकिन हम ये सैटेलाइट लॉन्च भी करते हैं तो जो हमारे पोलर सैटेलाइट है वो हम यहाँ से लॉन्च करते हैं, श्रीहरिकोटा से साउथ में लॉन्च करते हैं। आप देखते हैं थोड़ा साउथ में पहले हम ईस्ट ले जाते हैं। साउथ में क्यों कि अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो लंका पर नहीं गिरना चाहिए, ये भी हम ऐसे ईस्ट में ले जाने से पहले थोड़ा हम नीचे ले जाते हैं, क्योंकि ये जो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये सब वहां नहीं गिरना चाहिए, तो फिर हम उसे ईस्ट में ले जाते हैं। तो ये हमारे लॉन्च दोनों जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए और पोलर ऑर्बिट के लिए सभी लॉन्च आजकल हमारे सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में वहां से लॉन्च होते हैं। ये लॉन्च स्टेशन कैसे होता है अंदर आपने वो देखा होगा लाइव लॉन्च, तो ये लॉन्च स्टेशन दिखाया है मैंने कि ये कंट्रोल स्टेशन है और ये मिशन है। कंट्रोल स्टेशन है जो आपको दिखता है जब लॉन्च हो रहा है तो लोग वहां बैठे हैं देखते हैं, ये है यहाँ सब, ये इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी और यहाँ से सीधी यहाँ चली जाएगी और वो इमीडिएट एनालिसिस होता रहेगा। यहाँ लोग आए वो एनालिसिस करने, वो आप कभी ही देखते हो ये एनालिसिस वाले सैटेलाइट कैसे जा रहा है, रॉकेट कैसे जा रहा है, क्या चल रहा है, कैसे पूरा एनालिसिस, फिर वो डेटा यहाँ आ जाता है। तो ये कंट्रोल स्टेशन वाले दे सकते हैं, वो रियल टाइम उसको अगर कुछ इंटरफेयर नॉर्मली कुछ इंटरवेंशन ग्राउंड से होता नहीं है, जरूरत नहीं है तो, क्योंकि वो पूरा उसमें प्रोग्राम भर दिया है, उसको ऑटोमेटिक करेक्शन जो करने हैं वो करेक्शन भी मैं बताता हूँ कैसे होता है, वो हो जाते हैं, तो उनको कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर करने की कुछ जरूरत पड़ी तो ये कंट्रोल स्टेशन से होता है। और हमारा जो शुरुआत हुई साउंडिंग रॉकेट से नवंबर 21 और वो लॉन्च हुआ था थुम्बा से। थुम्बा इज ए स्मॉल फिशिंग, इट वाज अ स्मॉल फिशिंग विलेज नियर त्रिवेंद्रम, तो वहां से हुआ, वहां से हमने साउंडिंग रॉकेट पहला लॉन्च किया जिसका नाम नाइके अपाचे था। और वो नाइके अपाचे रॉकेट की भी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। वो रॉकेट हम अमेरिका से लाए थे। आप सोचो कि जब 1963 में किया कि जब अमेरिका और वो जब लड़ रहे थे कोल्ड वॉर, अमेरिका रशिया के बीच में कोल्ड वॉर, तो हमने रॉकेट था, रॉकेट के दो पार्ट में इसमें 2 स्टेज रॉकेट था, वो हम अमेरिका से लाए थे। उसके जो कंप्यूटर था मिन्स्क नाम का वो हम रसिया से लाए थे। वो ये सब मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर साराभाई कि जो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रणेता रहे, whom we are calling फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने ये अपनी मैनेजमेंट, क्योंकि वो मैनेजमेंट के भी स्टूडेंट थे, तो मैनेजमेंट करके मिन्स्क का कंप्यूटर रसिया से लाए। ये इसका रॉकेट के पार्ट, मेन रॉकेट के जो पार्ट है वो नाइके और अपाचे 2 स्टेज 1 एंड स्टेज 2 अमेरिका से लाए। फिर उनमें एक पेलोड रखा था, वो पेलोड था सोडियम वेपर पेलोड, वो फ्रांस से लाए और सबको इकट्ठा करके हमारा रॉकेट यहाँ से तुम्बा से लॉन्च किया गया। ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट ए रॉकेट व्हिच लॉन्च्ड ए सैटेलाइट, इट लॉन्च्ड ए पेलोड व्हिच वाज लॉन्च्ड एट अराउंड say 200 kilometer height. But as I told you, at 200 kilometer height you launch, and if you don't give it a tangential velocity, तो पेलोड बाहर नीचे आ जाएगा। अभी तुम्बा से क्यों किया था ये मैं बता दूं कि तुम्बा है वो मैग्नेटिक इक्वेटर पर है और मैग्नेटिक इक्वेटर पर उस हाइट पर एक इलेक्ट्रोजेट होता है, वो बहुत फास्ट मूविंग है और एट दैट टाइम पीपल वर डूइंग स्टडी ऑफ दैट इलेक्ट्रोजेट। तो इलेक्ट्रोजेट का स्टडी करने के लिए दिस वाज द बेस्ट प्लेस। और वो सोडियम वेपर जब इलेक्ट्रोजेट पे छोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रोजेट के इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव करते हैं उसी स्पीड से वो सोडियम वेपर, और सोडियम वेपर
ऐसा होता है कि आप उसका पिक्चर लेकर धुआं टाइप दिखेगा, तो आप देख सकते हैं, तो आप वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, वो काफी स्टडी कर सकते हैं। ऐसे काफी स्टडी किए गए थे। तो ये पहला रॉकेट हमने छोड़ा था। अभी बाद में हमने धीरे धीरे हमारा SLV, ये सब जो रॉकेट है, वो रॉकेट आपने सुने हैं नाम। ये पहले SLV था, दैट इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें हमने बेसिक टेक्नोलॉजी सीखी। फिर हमने ASLV किया, जिसमें हमने ये टेक्नोलॉजी सीखी कि सैटेलाइट अपने आप को कैसे कंट्रोल करेगा। मीन्स वो पहले उसके उसमें जायरोस्कोप लगे होंगे, एक्सेलेरोमीटर लगे होंगे, वो दे आर सेंसर्स, they sense in which direction satellite is going, our rocket is going, at what velocity is going, and where, at which location, everything you can find out. And accordingly, if your program decide, your program आपने रखा है कि इस टाइम पर इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, इतनी एक्सेलरेशन से जाना चाहिए, इफ इट इज डेविएटिंग देन ऑटोमेटिक क्लोज लूप करेक्शन होता जाता है। एक बार एक जगह आपने दिया है कि क्या होना चाहिए, और दूसरा सेंसर बताते हैं आपको क्या हो रहा है, तो उसका जो डिफरेंस है उसको फीडबैक करके क्लोज लूप बना के हम उसको सैटेलाइट को करेक्ट जगह पर आए। तो ये हमने ASLV में किया। बाद में PSLV का तो नाम आपने सुना है। PSLV की 50 फ्लाइट हो सकती है, उसमें एक ही 2 फ्लाइट इनिशियली फेल हुई थी, और तीसरी फाइनल एक फ्लाइट हुई, उसमें कुछ साल पहले। मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी, बट बाकी सब 50 फ्लाइट सक्सेसफुल रही है। और बाद में हमारा ये GSLV Mark II बना। एंड अभी जो हमारा, जिससे हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 1 हमने PSLV से चंद्रयान 1, एंड हमारा जो ये मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM है, वो हमने PSLV से लॉन्च किया था। और चंद्रयान 2 क्योंकि उसकी कैपेसिटी, उसका वेट काफी ज्यादा था, इसका वेट करीब, चंद्रयान 1 का वेट और हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन का वेट 1 टन जितना था। हम 1 टन जितना इससे, इवन इफ इट इज अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हम उसको एलिप्टिकल ऑर्बिट, जो GTO कहते हैं, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। मैंने कहा कि कोई भी व्हीकल आज ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करे। नॉर्मली वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में, मैंने आपको पहले बताया कि 200 किलोमीटर पर लॉन्च, इलिप्टिकल ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे। बाद में सैटेलाइट का फ्यूल यूज करके आप उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारे चंद्रयान 1 एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किए थे ये PSLV ने, क्योंकि उसके प्रोग्राम चेंज करके आप उसको GTO में भी लॉन्च कर सकते हो, वेट थोड़ा कम होगा, और पोलर में तो ये काफी वर्सेटाइल है, और ये भी आप लॉन्च कर सकते हो। बट दिस इज ए वेरी पावरफुल रॉकेट मेड बाय इंडिया। वो 4 टन जितना वेट लेकर आपको GTO में, जैसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर मींस, वो 200 किलोमीटर पर, 200-250 किलोमीटर पर इतनी वेलोसिटी दे सकता है हमारे 4 टन पे सैटेलाइट, 4 टन के सैटेलाइट को, कि वो सैटेलाइट GTO में घूमेगा। मींस उसकी नियरेस्ट पॉइंट है वो 200-250, जहां भी आपने इंजेक्ट किया है वहां रहेगा। पेरिजी उसको कहते हैं, और एपोजी है वो 36,000 किलोमीटर सरफेस ऑफ द अर्थ रहेगी। तो ऐसे वो लॉन्च कर सकते हो, ये काफी कैपेबल है। तो हमारे जो रॉकेट है उसकी कैपेबिलिटीज है, यहाँ आप देख सकते हो कि ये GTO में 4,000 किलोग्राम या 4 टन लॉन्च कर सकता है। और उसका लिफ्ट ऑफ आप देखो, इसका लिफ्ट ऑफ मीन 640 टन, 635 टन, आप देख सकते हो रेशियो कैसा है। लॉन्च का जो फाइनल वेट जाता है वो 4 टन है, और 635 मींस परसेंटेज देखो कितना, पेलोड का परसेंटेज वेट कितना होता है। that is what you see that Tsiolkovsky had calculated, कि आप इतना बड़ा रॉकेट बनाओगे तभी इतना रॉकेट। तो Tsiolkovsky का ये कैलकुलेशन Tsiolkovsky से ही आए हैं सब। तो Tsiolkovsky का हमने रॉकेट किए हैं। हमारे जो लॉन्चर्स है ये मैंने थोड़े यहाँ बताए हैं, कब क्या लॉन्च हुए, हमारा GSLV कब हुआ, उसके बारे में कुछ बातें हम करेंगे। PSLV के कुछ वर्जन हमने हैं, एंड दिस वर्जन आर मींस, अगर उसमें ये हम उसके बूस्टर लगा देते हैं, जितने ज्यादा बूस्टर लगाएंगे वो उतना ज्यादा वेट कर पाएगा। देखो ये 600 किलोमीटर ऑर्बिट पर 1.5 टन ले सकेगा। अगर बूस्टर कम लगाए हैं हमने, कोई भी बूस्टर नहीं है उसमें, ये जो दिखते हैं वो बूस्टर नहीं है, कुछ करेक्शन के लिए छोटे छोटे रॉकेट है, तो वो 1.1 टन 600 ऑर्बिट पर ले जा सकता है। और ये दूसरा है जो हम एक्सेल वर्जन कहते हैं, जो हम लॉन्च GTO के लिए कर, मैंने आपको कहा कि GTO के लिए लॉन्च करते हैं, तो ये ऐसी GTO टाइप ऑर्बिट है, उसमें वो 1.4 टन, GTO से थोड़ा नीचे है वो। इट इज नॉट taking it at 36,000 किलोमीटर ऑर्बिट, बट 20,000 किलोमीटर। बाद में सैटेलाइट अपना थोड़ा फ्यूल यूज कर लेगा। ये कुछ वर्जन है, उसकी कैपेबिलिटीज है, उसके बारे में बहुत बात मैं कभी नेक्स्ट टाइम करूंगा। अभी ये लॉन्च होते हैं, आप देखते हैं, देख सकते हैं कि ये सब लॉन्चर हैं हमारे, कैसे स्टेजेस है सैटेलाइट के। एक 1
फर्स्ट स्टेज है नीचे वाली वो सॉलिड है, उसमें 6 स्ट्रेपॉन लगे हुए हैं। सेकंड स्टेज है वो लिक्विड स्टेज है, वो 40 टन उसमें लिक्विड प्रोपेलेंट भरा हुआ है और उसमें एक विकास इंजन है। थर्ड स्टेज है वो सॉलिड स्टेज है और उसमें उसके साथ एक इनर्शियल सिस्टम भी होती है और फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेज लिक्विड होनी चाहिए आपको। ये सब क्यों कि हमें प्रिसाइज ऑर्बिट में लॉन्च करना है। यहाँ सेकंड फर्स्ट स्टेज एंड थर्ड स्टेज वो सॉलिड है, उसमें जो स्प्रेड आएगा, आई विल नॉट कॉल इट डेविएशन, आई विल कॉल इट स्प्रेड। जो स्प्रेड आएगा उनके परफॉर्मेंस में, वो स्प्रेड आप फोर्थ स्टेज से, क्योंकि लिक्विड है, आप कंपेंसेट कर सकते हो। मीन्स अगर कम है तो फोर्थ स्टेज को थोड़ा ज्यादा जलाओ, उसमें अगर उसमें से हमको ऑर्बिट में कुछ कमी पड़ी है तो इस स्टेज को ज्यादा जला के प्रिसाइज ऑर्बिट में लॉन्च कर सकते हो। तो फोर्थ स्टेज फाइनली प्रिसाइज ऑर्बिट में लॉन्च करती है, वो लिक्विड स्टेज है और हमने उसको हम बार बार जला सकते हैं, सो दैट वी कैन लॉन्च डिफरेंट सैटेलाइट्स इन डिफरेंट ऑर्बिट। और ये आपने सुना होगा कि हमने 104 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इतना ही नहीं, डिफरेंट सैटेलाइट्स इन डिफरेंट ऑर्बिट। एक सैटेलाइट सपोज 600 किलोमीटर ऑर्बिट में 90 से 91 डिग्री इंक्लिनेशन पर करो, दूसरा 85 डिग्री पर इंक्लिनेशन पर 400 किलो। तो ऐसा आप कर सकते हो, क्यों कि आप एक बार इसको सैटेलाइट को छोड़ दोगे, फिर आप करेक्ट पॉइंट पर, क्योंकि वो उसी ऑर्बिट में करेक्ट पॉइंट पर, और करेक्ट पॉइंट पर दूसरी बार ऐसे इंजन को स्टार्ट, मल्टीपल टाइम यू कैन स्टार्ट द इंजन एंड change the orbit and then again launch another satellite in different orbit. So it has a lot of versatility. आप देख सकते हो 4 स्टेज है, उनका परफॉर्मेंस दिया है, कितना थ्रस्ट देता है, ये सब जानने का है। वी विल नॉट डिस्कस टू मच ऑन इट। अभी ये स्टेजेस कैसे हो रहे हैं, ऊपर कैसे जाता है, फाइनली लॉन्च कैसे होता है, ये आपने जब लाइव लॉन्च है वो देखा है, तो लाइव लॉन्च को समझने के लिए मैंने यहाँ ये रखा है। अभी मैंने आपको कहा था कि हमारा जो एक बीच में PSLV है उसका एक फेलर हो गया था, जब वो IRNSS मीन्स हमारे जो नाविक सैटेलाइट है लॉन्च, उसमें लॉन्चर में फेल नहीं हुआ था। लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि जब हम लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट सबसे ऊपर बैठा है, आपने देखा होगा। तो ये आप देखते हैं कि लॉन्चर सिर्फ नीचे है, सैटेलाइट ऊपर बैठा है। लेकिन मैंने आपको कहा कि इवन इफ सी व्हेन यू आर लॉन्चिंग वेलोसिटी इज 0 एंड गन में लॉन्च करोगे तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम, बट यहाँ सैटेलाइट लॉन्च, जो रॉकेट लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। लेकिन जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है लेकिन एयर की डेंसिटी कम होती है, तो फ्रिक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है, तो भी फ्रिक्शन काफी हो जाता है। तो ये तो भी इतना फ्रिक्शन हो जाता है कि हमारे सैटेलाइट के सेंसिटिव कंपोनेंट है वो जल जाएंगे। इसलिए हम इसको हीट शील्ड में ढक के रखते हैं जब तक वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक हो, क्योंकि बाद में सैटेलाइट डेंसिटी बहुत कम, उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ गई है रॉकेट की, लेकिन एयर की डेंसिटी इतनी कम हो गई कि वहां इतना फ्रिक्शन फाइनली मिलेगा नहीं। क्योंकि मैंने आपको कहा कि टोटल फ्रिक्शन है वो सैटेलाइट की वेलोसिटी, जो हमारा रॉकेट है, रॉकेट की वेलोसिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी, इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो डेंसिटी बहुत कम हो गई, तो अभी सैटेलाइट की वेलोसिटी स्क्वायर कितनी भी ज्यादा हो जाए फ्रिक्शन इतना ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो हमने हीट शील्ड लगाए थे, वो हीट शील्ड एक बार खुले नहीं तो एक फेलर ऐसा तीसरा हो गया था। अभी और सब 50 जो हमारे सक्सेस है, बिकॉज ऑफ दोज सक्सेसेस हम वी हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। हम PSLV, हमारा जो ये GSLV Mark 2 और Mark 1 और 2 आए थे, वो उसमें इनिशियली कुछ फेलर हुई थी, बाद में सब फेलर करेक्ट कर दी। 2014 के बाद हमने 6 या 7 बार इसको लॉन्च किया है। इट इज हैज बेटर कैपेबिलिटी, नॉट ओनली दैट इट हैज ए क्रायोजेनिक इंजन। और मैंने आपको कहा कि क्रायोजेनिक इंजन में वो डेवलप करना बहुत मुश्किल था, हमें डेवलप करने में काफी टाइम लगा। हमने रसिया की मदद लेने का भी ट्राई किया, लेकिन उसमें सिर्फ काफी प्रॉब्लम आए। उन्होंने कुछ इंजन दिए तो पहले हमने उनके इंजन से चलाया, लेकिन बाद में हमने अपना इंजन डेवलप किया। इतना ही नहीं, तो हमारे जो 2014 के बाद जो 5 और 6 फ्लाइट इसकी हुई है वो सब सक्सेसफुल रही है। हमने पूरा उसको जितनी भी उसमें त्रुटियां थी वो सब करेक्ट कर दी और ये लॉन्च कर दिया। फाइनली हमने ये नया डेवलप किया, ये जो GSLV Mark 3 है, उसकी इतनी 4 फ्लाइट हो गई है। जो हमने पहली फ्लाइट 2014 में हुई, जिसमें हमने उसकी जो क्रायोजेनिक स्टेज थी वो इम्प्रूव्ड स्टेज है। जो GSLV Mark 2 थी उसमें जो क्रायोजेनिक स्टेज थी वो 7.5 टन का धक्का दे रही थी, ये 20 टन का धक्का दे रही है। और फ्यूल भी उसमें ज्यादा भरा है, उसमें 12 टन फ्यूल भरते थे, इसमें 25 टन फ्यूल भरते हैं। तो धक्का भी ज्यादा है और टोटल फ्यूल धक्का लंबे टाइम पर भी देता है। तो हमने ये पूरा जो इंजन है, इसका पूरा स्टेज है, वो हमने पूरा इंडिया में डेवलप किया है। उसकी ये 4 फ्लाइट है, उसमें लास्ट फ्लाइट आपको याद है चंद्रयान 2 भी हमने इसी से लॉन्च किया था, क्योंकि चंद्रयान 2 है उसकी वेट काफी ज्यादा था। हम वो वेट
जीएसएलवी पीएसएलवी से लॉन्च नहीं कर सकते थे। तो ये इसकी कैपेसिटी बताई है, कितनी कैपेसिटी है, इसके इंजन कैसे हैं, क्या चलते हैं। इसका एक ही चीज मैं बता दूंगा कि हमने क्या किया इसको। नॉट ओनली दैट वी जनरेटेड बिगर क्रायोजेनिक स्टेज, लेकिन हमने इसका जो फर्स्ट जो स्टेज है, जो इसका फर्स्ट स्टेज है, उस फर्स्ट स्टेज को भी हमने मोर पावरफुल बनाने के लिए, जो हमारा पीएसएलवी था उसमें एक विकास इंजन था, तो हमने उसको क्लस्टर कर दिया, 2 विकास इंजन लगा दिए, मीन डबल धक्का लगता है। तो ये जो सेंटर वाला हम ये देखते हैं, सेंटर वाला मेन स्टेज है, उसके ऊपर 2 साइड में 2 सॉलिड बूस्टर लगे हुए हैं। सॉलिड बूस्टर भी हमने कैसे भी, क्योंकि whatever we don't waste whatever we have learned in PSLV, GSLV, Mark II, उनको इम्प्रूव करते जाओ और हमारी कैपेबिलिटी बढ़ाते जाओ। तो जीएसएलवी का पीएसएलवी का जो मेन स्टेज है, उस मेन स्टेज को इम्प्रूव करके इसके बूस्टर बना दिए। पीएसएलवी का जो सेकंड स्टेज है, उसमें जो 1 विकास इंजन लगा था, वो 2 विकास इंजन लगाकर डबल थ्रस्ट कर दो और उसको इसका मेन फर्स्ट स्टेज बना दो। और जीएसएलवी का जो फाइनल स्टेज था, हमारा थर्ड स्टेज था, उसका जो इंजन लगा था, उस इंजन को के कोई सोच को समझ के अपना नया इंजन, ज्यादा थ्रस्ट वाला, ज्यादा टैंकेज वाला इंजन बनाकर ये बनाया, और ये काफी सक्सेसफुली चला है। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे जो ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम है, जो गगनयान है, वो गगनयान भी हम इसी से लॉन्च करेंगे। अभी तक हमने ये बना रखा है कि 22 में हमारा गगनयान लॉन्च होगा, 22 के बिगिनिंग में। इसके पहले उसकी 2 रोबोटिक फ्लाइट होनी है, क्योंकि हमें वहाँ पीपल ले जाने हैं, उनको वापस लाने हैं। अभी तक हम वापस किसी को लाए नहीं है, लेकिन हमने काफी एक्सपेरिमेंट कर दिए, क्योंकि वापस लाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट करके कैसे वापस लोगों को लाना है, पैराशूट कैसे नीचे आएगा, वो पानी में कैसे गिरेगा, ये सब एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। तो हमारा गगनयान अभी शुरू होना है, जैसे भी हमारी जो स्थिति है वो खत्म हो जाए अभी, तो गगनयान की जो एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट है जो हमें करनी है, रोबोटिक फ्लाइट, वो शुरू हो जाएगी, और फाइनली ये शुरू हो गया। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो मच थैंकफुल फॉर योर पेशेंस। हेलो हेलो, यस सर, यस यस, हो गया।